मार्चेटा को हवा ने चुरा लिया और वो उसे एक गुल के घर ले गई जहाँ कई घटनाओं के बाद उसे बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है। फिर वहीं से वह एक आदमी के वेश में आगे चढ़ती है। वह एक राजा के महल पहुंचती है तो वहां रानी उस पर मोहित हो जाती है और क्योंकि राजा को उसे बहुत प्यार नहीं करता तो वह राजा से उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हुए कहती है कि यह खराब काम उसी की वजह से हुआ है। इस बात पर मार्वेटा को फांसी की सजा मिलती है, पर गुल के दिए गए एक टोटके की वजह से वह बच जाती है और रानी बन जाती है। पोपा ने जो कहानी सुनाई उससे लोग बहुत संतुष्ट थे। वे पोर्जिला की अच्छी किस्मत पर बहुत खुश थे। फिर भी कोई उसकी किस्मत से जल नहीं रहा था जो इतनी मुश्किलों से उसे मिला था, क्योंकि इस शाही राज्य तक आते आते उसे अपना राज्य खो देना पड़ा था। 122 लेकिन टोला ने ये देखते हुए कि पोर्जिला की बुरी किस्मत ने राजकुमार और राजकुमारी को कुछ परेशान सा कर दिया, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहा, सो उसने ये कहानी सुनाई। ओ मेरे लॉर्ड, सच एक ऐसी चीज़ है जो तेल की तरह से हमेशा ऊपर तैरता रहता है और लैंप एक ऐसी आग है जिसे छिपाया नहीं जा सकता, बल्कि यह एक आजकल की बंदूक की तरह से है जो उसी को मार देता है जो उसे चलाता है। यही नहीं, वह उन लोगों को झूठा भी कहता है जो अपनी बात के पक्के नहीं होते। ये केवल गुणों और किसी के भले विचारों को ही नष्ट नहीं कर देता, बल्कि उस बटुए को भी नष्ट कर देता है जिनमें वे रखे रहते हैं। अभी मैं जो कहानी आप सबको सुनाऊंगी वह इस बात को साबित करेगी। पुराने समय की बात है कि वेले टेस्कोसे का एक राजा था जिसके कोई बच्चा नहीं था। वो हर समय जहाँ भी वह होता यही कहता, हे भगवान, मुझे मेरे राज्य का एक वारिस दे दे ताकि मैं अपना घर अकेला न छोड़ सकूं। एक बार वह एक बागीचे में खड़ा था कि वह जोर से वही शब्द बोला तो एक झाड़ी में से आवाज आई, ओ राजा, तुझे क्या चाहिए, बेटी जो चली जाएगी या बेटा जो तुझे बर्बाद कर दे। राजा ये सुनकर परेशान हो गया और कुछ सोच न सका कि इसका वह क्या जवाब दे। उसने उस आवाज से कहा कि वह सोचने के लिए कुछ समय चाहता है, उसे अपने दरबार के सलाहकारों से सलाह करनी है। वह तुरंत ही घर लौट आया और अपने कमरे में चला गया। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया और जब वे उसके सामने आ गए तो उसने उनसे इस मामले पर विचार करने के लिए कहा। तो कुछ ने कहा कि इज्जत जिंदगी से बढ़कर है क्योंकि वही तो असली चीज़ है, जबकि कुछ ने कहा कि जिंदगी को इज्जत से ऊंचा रखना चाहिए क्योंकि इज्जत तो केवल बाहरी चीज़ है, उसकी कीमत कम होनी चाहिए। एक बोला कि जिंदगी तो पानी है जो बह जाता है इसलिए उसकी कीमत कम है, और इस तरह सारी चीज़ें जिंदगी के खंभे हैं जिन पर किस्मत का यह अस्थायी पहिया टिका हुआ है। पर इज्जत स्थायी चीज़ है जो प्रसिद्धि के कदमों के निशान छोड़ जाती है, शान का प्रतीक है, उसे तो हर तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए। दूसरे ने कहा कि जिंदगी से ही हमारी जाति सुरक्षित रहती है, धन से हमारे घर का बढ़ापन बना रहता है, क्योंकि इज्जत तो गुणों की वजह से केवल दूसरों की राय पर ही आधारित होती है। कुछ ने राय दी कि इज्जत स्त्रियों के पेटीकोट में नहीं होती, पर स्त्री अपने पिता के घर में नफरत के भाव बहुत कम पैदा करती है, जबकि बेटा अपने पिता के घर को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को आग भी लगा सकता है। इस तरह बच्चे की इच्छा रखने वाले राजा को ये दो प्रकार के विचार रखे गए। उसे एक लड़की मांग लेनी चाहिए जो जिंदगी और राज्य किसी के लिए भी खतरा नहीं होगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और फिर से बागीचे गया और उसी झाड़ी के पास जाकर अपने वही शब्द दोहराने लगा। उसने फिर वही आवाज सुनी तो वह जवाब में बोला, लड़की लड़की। शाम को जब वह घर लौटा तो वह रात उसने अपनी पत्नी के साथ बिताई। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो उसने उसे एक अलग किले में उसे दूध पिलाने वाली आयाओं के साथ रख दिया। कई चौकीदार और देखने भायाने वाले भी रख दिए। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसके ऊपर उसके जन्म की परिस्थितियों का कोई बुरा असर न पड़े। उसने उसकी बहुत परवाह के साथ देखभाल की और शाही घरानों के सब गुण उसे सिखाए। जब वह बड़ी हो गई तो उसने उसकी शादी राजा पियरडिसेनो से करने का विचार किया। राजा से बात पक्की करके वो उसे राजा के साथ भेज सके, इसलिए वह अपनी बेटी को लाने के लिए राजमहल गया। राजकुमारी ने महल पहले कभी नहीं छोड़ा था। जब वह राजकुमारी को बाहर ला रहा था कि उसी समय एक बहुत ही जोर की हवा बही और उसे ऊपर उठाकर उड़ा ले चली, और इस तरह से राजकुमारी फिर कभी नहीं देखी गई।
वो हवा उसे कुछ समय तक तो उड़ा कर ले चली, फिर उसने उसे एक जंगल में जहाँ सूरज भी नहीं झोंक सकता था एक गुल के घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ उस लड़की को एक बुढ़िया मिली जिसे गुल ने अपने सामान की देखभाल करने के लिए छोड़ा हुआ था। बुढ़िया बोली, ओह तुम्हारी जिंदगी कितनी खराब है, तुम यहाँ कहाँ से आ गई हो ओ नाखुश लड़की। अगर इस मकान की मालकिन गुल ने तुझे देख लिया तो मैं कह नहीं सकती कि तेरी खाल की 3 तौवे के सिक्के जितनी कीमत भी होगी, क्योंकि वह केवल आदमी का ही मौस खाती है। मेरी जिंदगी तो यहाँ केवल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उसे मेरी सेवाओं की जरूरत है। पर तू जानती है कि तुझे क्या करना है? ले ये घर की चाबी ले, इससे तू घर में घुस जा और कमरों की सफाई कर, और जब गुल आए तो कहीं छिप जाना जिससे तू उसे दिखाई न पड़े। खाना तुझे मैं देती रहेंगी, इस बीच कौन जानता है कि क्या हो जाए। भगवान तेरी सहायता करे, इस बीच क्या कुछ बड़ा हो जाए। बुद्धिमानी से काम ले और धीरज रख, तू हर खाड़ी को पार कर लेगी और हर तूफान पर काबू कर लेगी। मार्चेटा ने, यही उस लड़की का नाम था, जरूरत का फायदा उठाकर बुढ़िया से चाबी ले ली और घर के अंदर चली गई। वहां पहुंचकर उसने एक झाड़ू उठाए और सब जगह की सफाई करने लगी। उसने फर्श इतने साफ कर दिए कि कोई उस पर से मैकेरोनी उठाकर भी खा सकता था। चिकनाई की एक टुकड़े से उसने अखरोट का बना फर्नीचर इतना चमका दिया कि कोई उसमें अपनी शक्ल भी देख सकता था। उसके बाद उसने बिस्तर ठीक किए। जब उसने गुल के आने की आवाज़ सुनी तो वह एक बक्से में जाकर छिप गई जो मक्का से भरा हुआ था। गुल जब अंदर आई और यह असाधारण काम देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही बुढ़िया को बुलाया और उससे पूछा, ये कौन है जिसने सब चीजें इतनी तरतीबवार रखी हैं? बुढ़िया बोली कि यह सब उसी ने किया है। गुल बोली, जिसने भी तेरे लिए ये सब किया है और जो कुछ भी तेरे लिए किया है उसने तुझे धोखा दिया है। तूने एक बहुत असाधारण काम किया है, इसलिए तुझे आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। कहकर उसने खाना खाया। जब वह पेट भर कर खा चुकी तो फिर वहां से चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि छत के शहतीर बिल्कुल साफ हो चुके हैं। उन पर न कोई धूल है न कोई जाला। उसके तांबे के बर्तन भी साफ होकर चमक चुके हैं और दीवार पर तरतीब से लटकाए जा चुके हैं। मैले कपड़े धोने के लिए रखे जा चुके हैं। गुल ये सब देखकर बहुत खुश थी। उसने बुढ़िया को बहुत आशीर्वाद दिया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे ओ मेरी पेंटाटोला 125। भगवान करे तू हमेशा राज करे और आगे बढ़े, क्योंकि तूने मुझे बहुत खुश किया है। इस तरह से घर को संवारा हुआ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुड़िया का घर हो और यह बिस्तर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दुल्हन का बिस्तर हो। इस तरह बुढ़िया को गुल की तारीफ मिल गई थी। उसने भी मार्चेटा को उस दिन बहुत अच्छा खाना दिया और उसे अपने हाथ से ऐसे खिलाया जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को खिलाता है। जब गुल फिर बाहर चली गई, बुढ़िया ने मार्चेटा से कहा, चुप रहना, इस मामले से हम तेरी किस्मत को ललचाएंगे। अब तू अपने हाथ से कुछ ऐसा स्वादिष्ट बना जो गुल के स्वाद का हो, और अगर इसके बाद वह 7 दुनियाओं की कसम खा लेगी तब भी तू उसका विश्वास न करना जब तक वह अपने 3 ताजों की कसम खान ले। वह जब 3 ताजों की कसम खा ले तब तू बाहर आ जाना और उसे अपने आप को दिखा देना, क्योंकि तब तू जीत जाएगी और तुझे लगेगा कि मैं तेरे साथ तेरी माँ की तरह से बर्ताव कर रही थी। ये सुनकर मार्चेटा ने एक मोटी सी वतक काटी और उसके कुछ हिस्सों का स्टू बनाया। फिर वतक को चिकनाई प्याज और लहसुन से भरा और मैकेरोनी को उसके नीचे बिछाकर पका दिया। फिर उसने मेज पर मेजपोश बिछाया और उस पर गुलाब के फूल और संतरे के पत्ते बिछाए। जब गुल घर वापस आई और ये तैयारियों देखी तो वह खुशी से आपे से बाहर हो गई। उसने बुढ़िया को फिर बुलाया और उससे पूछा कि यह सब किसने किया है। बुढ़िया बोली, आप खाएं तो सही, आपके लिए यही ठीक है कि कोई आपकी सेवा कर रहा है और आपको संतुष्टि दे रहा है, और कुछ जानकर आप क्या करेंगी। सो गुल खाना खाने बैठी तो उसने महसूस किया कि उस अच्छे खाने का हर कौर उसकी हड्डियों को ताकत दे रहा है। खाते हुए वह बोली, अगर मुझे ये पता होता कि यह सब मेरे लिए कौन कर रहा है तो नेपल्स के 3 शब्दों की कसम में उसे अपनी आंखें दे देती।
मैं 3 तीर कमानों की कसम, अगर मैं उसे जान पाती तो मैं उसे अपने दिल में बिठा लेती। उन 3 मोमबत्तियों की कसम जो रात को किसी वसीयत लिखने के समय जलाई जाती हैं। उन 3 गवाहों की कसम जिनकी गवाही पर मौत की सजा दी जाती है। उन 3 फीट रस्सी की कसम जिससे मौत की सजा वाले की गर्दन में फंदा लगाया जाता है। उन तीनों चीज़ों की कसम जिनकी वजह से आदमी घर से भागता है, बदबू, धुओं और नीच पली। उन 3 चीज़ों की कसम जिनसे घर बर्बाद होता है, पकौड़े, गर्म रोटी और मैकेरोनी। उस स्त्री और बतख की कसम जिनसे बाजार बनता है। तीनों तरह की मछली की कसम, तली हुई मछली, ठंडी मछली और रसेदार मछली। नेपल्स के पहले 3 गवाहों की कसम, जॉन डी ला काराजोला, गॉसिप, जुनो और संगीत का राजा। 3 उन चीज़ों की कसम जो प्रेमियों के लिए जरूरी हैं, अकेली जगह, परवाह और भेद को छिपाने की ताकत। उन 3 चीज़ों की कसम जो एक सौदागर के लिए जरूरी हैं, साख, शराब और अच्छी किस्मत। उन 3 तरह के लोगों की कसम जिन्हें कोई वेश्या पकड़ कर रखती है, शान बघारने वाले, सुंदर, नौजवान और नीच लोग। उन 3 चीज़ों की कसम जो एक चोर के लिए जरूरी हैं, देखने के लिए अच्छी आंखें, पकड़ने के लिए अच्छे हाथ और भाग जाने के लिए अच्छे पौव। उन 3 चीज़ों की कसम जो नौजवानों को बिगाड़ देती है, जुआ, स्त्रियों और सराय। उन 3 गुणों की कसम जो एक अच्छा कानून पालन करने वाला बनाती हैं, दृष्टि, चाल और सफलता। उन 3 चीज़ों की कसम जो एक दरबारी के लिए अच्छी होती हैं, धोखाधड़ी, थूक और किस्मत। उन 3 चीज़ें की कसम जो एक दलाल के लिए अच्छी होती हैं, बड़ा दिल, बहुत बोलने की ताकत और बेशर्मी। उन 3 चीज़ों की कसम जो डॉक्टर लोग देखते हैं, नाड़ी, चेहरा और रात का बर्तन। गुल ये सब कई दिनों तक बोल सकती थी, पर मार्चेटा अपनी जगह से टस से मज नहीं हुई। पर जब आखिर में उसने कहा, मेरे 3 ताजों की कसम, अगर मैं इस अच्छी घर की देखभाल करने को जानती तो मैं उसके ऊपर इतना दया दिखाती कि वह सोच भी नहीं सकती थी। उद्धरण चिन्ह। तब वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकली और बोली, मैं यहाँ हूँ। और जब गुल ने उसे देखा तो बोली, तुझे तो मुझे एक ठोकर मारनी चाहिए, क्योंकि तू तो मुझसे बहुत ज्यादा जानती है। तूने तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया है और मेरे शरीर के अंदर पकने से अपने आप को बचा लिया है। पर क्योंकि तू इतना सब कुछ करना जानती है और तूने मुझे खुश किया है, तो मैं तुझे अपनी बेटी की तरह से रखूंगी। ये ले, ये सब कमरों के चाबियों हैं। अब तू यहाँ की मालकिन बन जा, सबसे बड़ी ताकत बन जा। पर बस इसमें एक चीज़ मेरी है, इसके आखिरी कमरे को तू कभी मत खोलना जिसकी यह चाबी है, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो समझना कि तूने सरसों मेरे नाक तक पहुंचा दी है। इसलिए तू बस घर के कामों का ध्यान रख। भगवान तुझे खुश रखें। मैं तुझसे वायदा करती हूँ कि मैं तेरी शादी किसी अमीर आदमी से करा दूंगी। मार्चेटा ने उसका हाथ चूमा और उसे धन्यवाद दिया और उससे वायदा किया कि वो उसकी किसी दासी से भी ज्यादा सेवा करेगी। एक दिन जब गुल बाहर चली गई तो मार्चेटा को उत्सुकता हुई कि वो उस कमरे को खोलकर देखे जिसे गुल ने उसे खोलने से मना किया था, और उसने जाकर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि उसमें 3 लड़कियों सुनहरे कपड़े पहने बंद थीं। तीनों शाही गद्दियों पर बैठी हुई थीं और गहरी नींद में थीं। ये लड़कियों गुल की बेटियों थीं। इनकी माँ ने इन पर जादू डाल रखा था, क्योंकि इनके बारे में ये भविष्यवाणी थी कि अगर एक राजा की बेटी उनको वहां जगाने नहीं आई तो उनके ऊपर कोई बड़ा खतरा आएगा। इसी खतरे से बचने के लिए मों ने उनके ऊपर जादू डाल दिया था और इस कमरे में बंद कर दिया था। जब मार्चेटा अंदर घुसी तो उसके पैरों से कुछ आवाज हुई जिससे वे जाग गईं और उन्होंने खाना मांगा। उसने उन तीनों के लिए 3-3 अंडे लिए और उनको गर्म राख में पकाया, और जब वे पक गए तो उसने वे 3-3 अंडे उन तीनों को दे दिए। उन्होंने वे अंडे खाए तो उनमें थोड़ी ताकत आई। तब उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे थोड़ी ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती हैं, सो वे बाहर वरामदे में आईं। पर जब गुल आई और उसने उन तीनों को बाहर बैठा पाया तो वह बहुत दुखी और गुस्सा हुई कि उसने मार्चेटा की बहुत पिटाई की। मार्चेटा इस व्यवहार से इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने गुल से तुरंत ही उसे छोड़कर जाने के लिए विदा मांगी। उसने गुल से कहा कि वह बाहर निकलकर अपनी किस्मत आजमा लेगी।
इससे गुल को उसे अपने शब्दों और कामों से शांत करना पड़ा कि वह तो केवल उससे खेल रही थी और अब वह उसे फिर कभी नहीं छुएगी। पर सब बेकार, वो उसे किसी तरह भी रोक नहीं सकी, सो गुल को उसे जाने देने पर मजबूर होना पड़ा। पर जाने से पहले गुल ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि वो उसे हमेशा पहने रहे। जब भी वह अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ा पाए तो वह उसमें जड़े पत्थर को अपनी हथेली की तरफ कर ले और अपना नाम गूंजता हुआ सुने। इसके अलावा उसने उसे आदमी के पहनने वाली एक बहुत बढ़िया पोशाक भी दी जिसे मार्चेटा ने उससे मांगा था। मार्चेटा ने वह पोशाक पहनी और वहां से चल दी। चलते चलते वह एक जंगल में आई जहां उसे रात हो गई थी। वहां उसकी मुलाकात एक राजा से हुई जो शिकार के लिए निकला था। राजा ने एक सुंदर नौजवान देखा तो उससे पूछा कि वो कहाँ से आया था और किधर जा रहा था और इस समय वहां उस जंगल में क्या कर रहा था। मार्चेटा बोली कि वह एक सौदागर का बेटा था। उसकी मां मर गई थी और सौतेली मां के बुरे व्यवहार की वजह से उसे घर से भागना पड़ा। राजा को मार्चेटा की बोली सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह बिल्कुल फर्राटे से बोल रहा था। वह अपने निजी नौकर की हैसियत से उसको अपने घर ले गया। जब रानी ने उसे देखा तो वह भी उसकी सुंदरता से बहुत आकर्षित हो गई और उसकी इच्छाएं आसमान छूने लगीं। हालांकि कुछ दिनों तक तो जैसा कि सुंदरता के साथ होता है, कुछ तो डर की वजह से और कुछ घमंड की वजह से उसने अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा, पर फिर रानी अपनी बेलगाम इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकी। तो एक दिन उसने मार्चेटा को एक तरफ बुलाया और उसे अपने दुखों और इच्छाओं के बारे में बताने लगी। उसने उसे ये भी बताया कि जिस दिन से उसने उसे देखा है वो उससे उसी दिन से प्यार करने लगी है, इसलिए वह अगर उसकी इच्छाओं को शांत नहीं करेगा तो वह मर जाएगी। और फिर उसने उसके चेहरे की सुंदरता की बहुत बहुत प्रशंसा की और कहा कि अगर प्यार के स्कूल में उसने कोई गलती की होती तो वह उसे घोड़ा 26 बना देती। फिर उसने सब ग्रहों की कसम देते हुए कहा कि वो उसके साथ इतनी सख्ती का बर्ताव न करे। उसने उससे ये भी वायदा किया कि वो अगर उसकी तरफ एक अंगुल आगे बढ़ेगा तो वह उसको 1 फुट भर फायदा देगी। वो उसे हर तरह का आनंद देने की कोशिश करेगी। आखिर में उसने उससे ये भी कहा कि वह ये न भूले कि वह एक रानी है और जब वो उसके जहाज में चढ़ ही गई है तो वह उसे बीच समुद्र में बिना किसी सहायता के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह तुरंत ही चट्टान से टकराकर उसका नुकसान कर सकती है। मार्चेटा ने ये कोमल और प्यारे शब्द सुनकर, वायदे और धमकियों सुनकर उसे यह जवाब दिया कि उसकी खुशी और आनंद का दरवाजा खोलने के लिए चाबी चाहिए। अपने आप को दिखाने के लिए वह कह सकती थी कि उसको खुशी और शांति देने के लिए वह बुद्ध नहीं है और न ही उसके पास बुद्ध का सर्पदंड है। पर क्योंकि अभी वह अपने आप को दिखाना नहीं चाहती थी, सो उसने उससे कहा कि उसे यह विश्वास ही नहीं था कि वह इतने गुणों वाले राजा के बारे में ऐसा क्यों सोचती है। और अगर वह अपने घर की इज्जत को दांव पर लगाना नहीं चाहती है तो उसे इतने अच्छे मालिक के साथ जो अपने नौकर को इतना चाहता है कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। रानी ने जब नौकर से अपने प्रेम का ये पहला जवाब सुना तो वह बोली, जाओ तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और इस बारे में फिर से सोचना कि मेरे लोग जब वे तुमसे विनती कर सकते हैं तो तुम्हें हुक्म भी दे सकते हैं, और जब वे घुटनों के बल झुक सकते हैं तो तुम्हें ठोकर भी मार सकते हैं। इसलिए अपना हिसाब किताब ठीक रखो ताकि तुम सोच सको कि इस चीज़ को खरीदने में तुम कैसे सफल हो सकते हो। मैं तुमसे एक बात और साफ साफ कह देना चाहती हूँ, फिर इसके बाद मैं चली जाऊंगी कि जब कोई मेरे दर्जे की स्त्री अपने आप को नजरअंदाज हुआ पाती है तो वह अपराधी का खून तक अपने चेहरे पर मलने के लिए तैयार रहती है। और इस तरह कहकर वह गुस्से में भरकर वहां से चली गई। बेचारी मार्चेटा वहीं जमी सी परेशान खड़ी रह गई। कुछ दिन और रानी ने इस मजबूत किले को तोड़ना चाहा और फिर ये देखकर कि उसकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, हवा में बिखर रही हैं, तो उसने हवा में ही अपने शब्द कहने शुरू कर दिए, खाली सांसें भरनी शुरू कर दी। उसका प्यार घृणा में बदल गया। उसकी प्यारी चीज अब बदले में बदल गई। और इस विचार के साथ उसने अपनी आंखों में नकली आंसू भरे हुए अपने पति के पास पहुंची और उससे बोली, आपसे किसने कहा था कि हम अपनी आस्तीन में एक सौंप पालें? ये किसने सोचा था कि नीच आलसी छोटे छोटे टुकड़े भी इतनी हिम्मत करने लगेंगे? पर इस सब में दोष आपका है जो आप उसे इस तरह सहलाते हैं।
एक किसान के ऊपर भी कोई अगर उंगली उठाता है तो वो उसका सारा हाथ ले लेता है। पर जैसी सजा का वह अधिकारी है, अगर आपने उसे वैसी सजा नहीं दी तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। फिर न कभी मैं आपको देखूंगी और न कभी आपका नाम सुनूंगी। राजा बोला, पर क्या किया है उसने? रानी बोली, केवल कुछ नहीं। वह छोटा दुष्ट मुझसे मेरी शादी का कर्जा लेने आया था जो मैंने आपसे लिया है। वह भी बिना किसी आदर के, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के मेरे सामने आने की हिम्मत कर सका। और उसकी जवान यहाँ तक चल गई कि वो मुझसे बिना कुछ दिए आपके राज्य में घुसने की इजाज़त मांगने लगा जहाँ आपने इज्जत के साथ बीज बोए हैं। ये सुनकर राजा ने तो आप देखा न ताव और मार्चेटा को गांव के लोगों से पकड़वा दिया और बिना उसे कोई सफाई का मौका दिए हुए उसे फांसी देने वाले के हवाले कर दिया। उसे सजा देने की जगह ले जाया गया। उसे ये भी पता नहीं था कि उसका अपराध क्या है या उसने क्या बुरा काम किया है। सो उसने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, मैंने क्या किया है जिससे कि मेरी बेचारी गर्दन काटी जा रही है और मेरे इस अभागे शरीर को इतना कष्ट दिया जा रहा है। ये बात मुझे यहीं खड़े खड़े कौन बता सकता है कि मैं इस मौत की जगह क्यों लाया गया हूँ जहाँ 3 फीट की रस्सी मेरी गर्दन के चारों तरफ है। अफसोस, इतने बड़े दुख के समय कौन मुझे तसल्ली देगा? इस खतरे के समय कौन मेरी सहायता करेगा? इस फांसी से मुझे कौन बचाएगा? तभी एक गूंज सुनाई दी, इबिट। मार्चेटा ने जब ये सुना तो उसे गुल की दी हुई अंगूठी याद आई और जब वह वहां से आ रही थी तो उसके शब्द याद आए। उसने उसमें जड़े रत्न की तरफ देखा जो उसने आज तक नहीं देखा था, तो उसको हवा में गूंजती हुई एक आवाज 3 बार सुनाई दी, इसे जाने दो, यह एक लड़की है। और यह इतनी तेज थी कि न तो पुलिस, न सिपाही, न दुकान वाले उस न्याय की जगह खड़े रह पाए। राजा ने जब इस आवाज को सुना जिसने महल की नींव तक को हिला दिया था तो उसने मार्चेटा को अपने सामने लाने के लिए कहा। और जब वह राजा के सामने आ गई तो राजा ने उससे सच बताने के लिए कहा। उससे पूछा कि वह कौन है और इस देश में कैसे आई। और कोई चारा न देखकर उसने राजा को सब बता दिया कि कैसे वह पैदा हुई, कैसे उसे महल में बंद रखा गया, कैसे उसे हवा उड़ा लाई, कैसे उसने उसे एक गुल के घर के सामने लाकर उतार दिया, फिर कैसे वह गुल के घर से भागी जाते समय उससे गुल ने उससे क्या कहा, और फिर उसके और रानी के बीच क्या क्या हुआ। और फिर यह न जानते हुए कि उससे क्या गलती हो गई थी, उसने अपने आप को खतरों से घिरा पाया, फांसी के फंदे के नीचे पाया। राजा ने ये कहानी सुनी तो उसको बहुत पहले की एक कहानी याद आ गई जो उसके दोस्त वेलिस्को से 12 के राजा के साथ घटी थी। उसने मार्चेटा को भी पहचान लिया कि वह असल में कौन थी और अपनी पत्नी की बुराइयों को भी जान लिया जिसने उस बेचारी भोली भाली लड़की से इस तरह का व्यवहार किया। उसने तुरंत ही उसके लिए हुक्म दिया कि उसके पैरों में पत्थर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। फिर उसने मार्चेटा के माता पिता को बुलवाया और उससे शादी कर ली, जिसने सारी समस्या ही हल कर दी। तूफान में फंसे हुए जहाज के लिए भगवान अपने आप ही मुरक्षित बंदरगाह ढूंढ लेते हैं।